अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। अभी हम मौजूद है बीजेपी ऑफिस में। हमारे साथ अल्ताफ़ ठाकुर साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, हाल दिनों में बीआरओ की तरफ से एक डेवलपमेंट देखने को मिली थी हमारे अमरनाथ यात्रा में, जहां कुछ व्हीकल जो है अमरनाथ होली के पास पहुंचे गए। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है रूटीन का है, हमारा प्रोसेस है। तो इस पे कुछ तनकी देखने को मिली थी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से। तो इसका आपका इस पर क्या रवैया है? देखिए, जहाँ तक श्री अमरनाथ जी यात्रा का ताल्लुक है, हज़ारों करोड़ों लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है। हिंदू जो कम्युनिटी है और ख़ासकर कश्मीरी मुसलमान भी, जो कश्मीर मुसलमान कम्युनिटी है, हमेशा उसका वेलकम करती है, क्योंकि उससे यहाँ रोज़गार भी मिलता है और टूरिज़्म का भी बढ़ावा मिलता है। और जहाँ तक आप रोड की बात करिए, देखिए आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और आज सबसे ज़्यादा अहम है जो वो कनेक्टिविटी होती है। अब यात्रा के लिए बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं या जिनके पास कोई तकलीफ़ होती है, वो चढ़ाई चढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी आसानी के लिए वहाँ रोड बनाना मुझे नहीं लगता ये कोई गलत काम है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टूर यहाँ पिलग्रिम्स आ जाए, चाहे वो रिलीजियस पिलग्रिम्स आए या रिलीजियस टूरिज़्म हो, उससे उसको बढ़ावा मिलेगा और उससे ज़्यादा यहाँ आ जाएगा और ज़्यादा लोग यहाँ जाएगा और रोज़गार यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ जो इकानमी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ उस पर तनकीद कर रही है। बेसिकली 2008 में भी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने, जब श्राइन बोर्ड का वो रो उठा था, वो लैंड रो उठा था, तभी यही पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था हम एक इंच नहीं देंगे। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और वहाँ तक आसाइश फराहम करना, उनको रोड वहाँ तक पहुँचाना, मुझे नहीं लगता है इससे उनकी आस्था या जो एहतराम उस श्राइन का है, जो रेस्पेक्ट उसका, उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब जहाँ तक एनवायरनमेंट का ताल्लुक है, देखिए जहाँ भी कोई रोड बनता है पहले उसकी एनओसी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ही देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही देता है। और ये एरिया, इस एरिया में तो पेड़ है नहीं, जो पेड़ कटेंगे, पत्थर के पहाड़ है, उनको तराश के एक सड़क बनाई जाए। लेकिन बेसिकली इस पर जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स दूसरी है कि आने वाला जो इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन, उसमें जो है एक रिलीजियस कलर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है। और 2008 भी आपके सामने है, जब इसी पीडीपी या इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, या उस दिन वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से वो इशू उठाया था और सबकी नज़र जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पे है, जो कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसलिए उन्होंने फिर एक बार 2008 को दोहराने की एक नाकाम कोशिश की। लेकिन हालात बदल चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है, देश बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि अब कश्मीर में कोई ऐसा होगा जो फिर एक बार पत्थर उठाने के लिए तैयार है, टेयर गैस शल खाने के लिए तैयार है, या वो हुलड़बाजी, वो पत्थरबाजी, बांध कैलेंडर, उसके लिए अब कोई तैयार नहीं है। इसलिए ये इन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर पीडीपी का, उनकी एक नाकाम कोशिश है। बेसिकली पीडीपी का जो एजेंडा इसके पीछे है, वो इसको 2024 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन को मद्देनजर रखकर उन्होंने एक जो है इसमें एक उबाल लाने की कोशिश की। और उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन सड़क बनाना हर एक श्राइन तक, चाहे वो मुसलमानों की श्राइन हो, चाहे वो हिंदुओं की कोई श्राइन हो या मंदिर हो या अमरनाथ जी यात्रा है, ये वहाँ तक रोड कनेक्टिव कराना, ये गवर्नमेंट की प्रमुखता होनी चाहिए और गवर्नमेंट की इसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये पहली बार कश्मीर में नहीं बन रहा है। आप देखिए ना, कहाँ कहाँ किन किन दामों तक गवर्नमेंट ने सड़क बनाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी के साथ वहाँ लोग जा सके और प्रार्थना वहाँ कर सके। वही फ़लसफ़ा यहाँ भी है। ये जो हथकंडे पीडीपी अपना रही है, फिर एक बार यहाँ मुस्लिमकरण करना चाहती है, फिर एक बार यहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहती है, इसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। और सड़क जो बनानी है वो बन के रहेगी। और हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा नारा है। और हमारा फ़र्ज़ है कि हर एक कम्युनिटी को आसाइश और आराम फराहम करना। सर, आपने बात की सबका साथ सबका विकास। तो हाल दिनों में हमें देखने को मिला है कि अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन यहाँ पे हुए थे 2018 में। उनका टेनवर जो एसएमसी या जीएमसी में जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनका टेनवर खत्म हुआ, उसको पोस्टपोन किया गया। वहीं बात लद्दाख की भी आई, वहाँ भी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन होने, उनको उसको भी पोस्टपोन किया। तो बीजेपी की तरफ से क्या रवैया रहेगा इस चीज़ को? क्या वो 2024 का इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन होंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उससे पहले इलेक्शन होंगे? क्योंकि जिस तरह हमने देखा था लद्दाख में भी इलेक्शन हुए थे हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, वहाँ पर एनसी को जीत मिल
थी, बीजेपी को कुछ ही सीट्स मिली थी। क्या वो एक चीज़ रही है कि इस इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने इलेक्शंस की बात की, लद्दाख में जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं और आज सर्दियों का मौसम है, कश्मीर में भी सर्दी है और लद्दाख में इस मौसम में इलेक्शन कराना, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वही सोच के लद्दाख में जो इलेक्शन है उसको फ़िलहाल पोस्टपोन किया होगा। और उनका जो इलेक्शन कराने का टारगेट होगा वो शायद अप्रैल मई जून इस दौरान होगा, क्योंकि हार्श विंटर वहाँ होता है और पहाड़ों में बर्फ़बारी भी शुरू होती है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, देखिए अभी टेन ओवर जो है कल ही ख़त्म हो और कुछ जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनको 29 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। अब कब इलेक्शन कराना है, किस तरह से कराना है, ये बीजेपी के हाथ में नहीं है और ना बीजेपी का ये प्रोरोगेटिव है कि वो इलेक्शन कराए। इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमारा है वो कब इलेक्शन कराए। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पे आज अभियान भी चला रही है और हम इलेक्शन की तैयारी कर रही है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो या किस पैटर्न का भी इलेक्शन हो, हम हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर म्यूनसिपलिटी इलेक्शन या यूएलबी इलेक्शन या पंचायत राज इलेक्शन को लेकर क्या फैसला करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। सर, आप बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, तो अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस है, तो किस तरह की प्रेपरेशन देखने को मिल रही है भाजपा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में? किस तरह के कैंडिडेट्स यहाँ से जो है बीजेपी चूज़ करेगी? क्या उसमें वुमेन कैंडिडेट्स भी होंगे, ओबीसी की तरफ से होंगे, एसटी की तरफ से? क्या चीज़ चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और इलेक्शन में कैंडिडेट्स तय करना ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि देखिए, पहली पार्टी है जिसने बहुत पहले से ही 30% रिजर्वेशन है जो वुमेन्स के लिए रखी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज़ को मद्देनजर रखी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो, चाहे वो इलेक्टोरल सेटअप हो, हर एक में वो वुमेन्स को प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन वो देती है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, देखिए अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले 2 साल से हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी की तैयारी कर रही है और यहाँ तक कि जो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अर्जुन मेघवाल जी, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर इंचार्ज भी बनाए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। और मेरा ये दावा है कि जम्मू, उधमपुर और लद्दाख तो भारतीय जनता पार्टी जीतती ही जीतती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है उस पर भी जीत हासिल करेगी और जहाँ तक श्रीनगर और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ भी बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। हम हर एक इलेक्शन ताकत के साथ ही लड़ते हैं, पूरी सिंसेरिटी के साथ लड़ते हैं और हमारा भी यही जो है बूथ लेवल तक प्रोग्राम करना, बूथ लेवल उसको आज वर्करों के साथ संवाद करना, या जो हमने 24 अक्टूबर से जो प्रोग्राम हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि आउटरीच प्रोग्राम, ये सारी इलेक्शन की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कमर कस चुकी है। 24/7 वो इलेक्शन इस मोड में है और इलेक्शन की तैयारी में है। सर, आपने बात की इलेक्शंस की, अगर अगले साल यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी वोटिंग के हिसाब से या सीट्स के हिसाब से, या उनको डबल इंजन की सरकार ज़रूरत पड़ेगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो योगी जी ने दी है और आप देखिए कितना विकास वहाँ यूपी में हुआ और अमन किस तरह से। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अगर आप थोड़ा सा पीछे बैकड्रॉप में जाएंगे, 2014 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें बीजेपी और पीडीपी की ये गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट बनी थी, उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर है, जो वोट परसेंटेज है, वो बीजेपी लेके आई थी। और उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस हुए, डीडीसी इलेक्शंस में भी सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के अगर कोई उभरी है वो भारतीय जनता पार्टी और सबसे ज़्यादा वोट शेयर लेकर वो गई। और जहाँ तक पिछले 9 सालों में जो मोदी जी का जो शासन रहा, जो उनकी पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट रहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं महासेवक हूँ, मैं खिदमतगार हूँ लोगों का, और उन्होंने लोगों की खिदमत की है, चाहे फार्मर्स हो, चाहे आपकी जेब में हेल्थ कार्ड हो, और ऐसे उन्होंने 100-150 से ऐसी स्कीमें हैं जो प्रो पीपल और प्रो पीपल स्कीमें हैं जिससे लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचा है। और उस बेस पे आज हम जब ग्राउंड ज़ीरो पे हम नज़र डालते हैं तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी 50 पार का जो आंकड़ा है उसको पूरा करेगी और पूरी बहुमत के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में होगी।
सर हाल ही दिनों में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि जितने भी यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है इन पर बैन की गई थी अगर किसी तरह का वो प्रोटेस्ट करते हैं। साथ में ये भी कहा था कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो हाल ही में फिर उमर अब्दुल्ला का भी बयान था कि क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है जम्मू कश्मीर में अब कि जहाँ पे एक आम नागरिक को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है किसी चीज़ को लेकर। आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, आम नागरिक और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फ़र्क होती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान जैसा देश हमारा पड़ोसी, और हमने 90s में देखा है इन्हीं गवर्नमेंट मुलाजिमों को इन्होंने यूज़ किया है प्रोटेस्टर्स के लिए, और मिलिटेंसी को, जिनको हम वाइट कॉलर के तौर पर हमने जो मिलिटेंसी को जाना है। और आपने देखा है कि बड़े जो गवर्नमेंट मुलाजिम है इस टेरर फंडिंग में मुलव्वस पाए गए, या जिनके ज़रिए मिलिटेंसी को अप्रोच ये मदद होता था, या जो खुद मिलिटेंट्स थे। और जब तक जम्मू कश्मीर में पूरा अमन नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे इक़दाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक हक़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेटर है कि प्रोटेस्ट गवर्नमेंट उस पैटर्न पर सोचती है, गवर्नमेंट एक कदम आगे सोचती है कि हम वो पैटर्न दे देंगे जहां मुलाजिमों को टेबल पे लाके वहां उनसे बातचीत करेंगे और प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक हक है कि अपनी बात रखने का है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि टेबल पे आके बात कीजिए, प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आने वाले समय में 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया, तो किस तरह की जीत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाजपा की तरफ से उन 5 राज्यों में? चाहे हम फिर राजस्थान की बात करें। देखिए, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, या जिन 5 राज्यों के इलेक्शन होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ, आप वहाँ के अभी देखिए ना, वहाँ टीवी स्क्रीनों पे भी वहाँ का रुझान चल रहा है, वहाँ के लोगों को। और जिस तरह से मैंने कहा ना, जिस तरह से 9 सालों में गवर्नमेंट मोदी साहब ने की है, मोदी जी ने की है, लोग जानते हैं और लोग मोदी को पसंद करते हैं। करोड़ों लोगों का विश्वास मोदी है, करोड़ों लोगों की जो उम्मीदें हैं वो मोदी जी के साथ जुड़ी है, और मोदी रंग में 5 राज्य जो हैं वो रंगे हुए, और 5 जो स्टेट्स हैं उनमें फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जीत के उभरेगी। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर। उनका ये कहना था कि जितने भी इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं वो बीजेपी के हाथ में नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। उनका ये भी कहना था कि आने वाले जो 5 राज्य है वहाँ पे बीजेपी अच्छी मैंडेट से जीतेगी। ऐसी खबरों के साथ जुड़ते रहे न्यूज़ों के साथ। दी इजाज़त, मैं वजह शिबिर।